हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का हम लोग टॉपिक है पढ़ेंगे बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो फर्स्ट लेक्चर हो गया था, ये जो है लेक्चर नंबर सेकंड है। तो लेक्चर नंबर सेकंड में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगा, कम से कम एक पेपर का आप लोगों को 5 से 6 वीडियो जाएगा। तो ये सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखिए, जितनी ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उतनी टॉपिक आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाइए और इसको आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को नई वीडियो अपलोड हो तो इन्फॉर्मेशन चला जाए। तो यहाँ ये चीज़ें बताना चाहते हैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा, जितनी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं अगर उतना आप लोग पढ़ लिए तो जितना क्वेश्चन अकाउंट से आएगा सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग जान रहे हैं, पहले अकाउंट अपलोड किए हैं, फिर जो नेक्स्ट डे जाएगा अब वीडियो वो इकोनॉमिक्स का आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आएगा रीजनिंग का आएगा, ऐसे ही आएगा। तो आप लोग सारी इस चीज़ को कंप्लीट करते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पर अकाउंटिंग हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बता चुके थे, गोल्डन रूल बताए थे, जिसे टाइप्स ऑफ अकाउंट कह सकते हो, पहला वीडियो और अपलोड हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए हर एक चीज़ प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल जियोग्राफी का अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अकाउंट का अलग प्लेलिस्ट बन गया है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स का अलग बनेगा, और रीजनिंग का अलग बनेगा, इंग्लिश का अलग बनेगा, हिंदी का अलग बनेगा। सारे का प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग ढूंढिए, एक एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम चीज़ें देखते हैं, फादर ऑफ अकाउंट। क्या देखते हैं? फादर ऑफ अकाउंट। तो फादर ऑफ, जिसे कह सकते हो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, फादर ऑफ अकाउंटिंग या तो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो आप लोग जानते हैं लूकस पैसियोली, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है? लूकस पैसियोली। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जो है कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, ये एमयू में भी पूछ चुका है, बीएचयू में भी पूछ चुका है, डीडीयू में भी पूछ चुका है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो याद रखिएगा लूकस पैसियोली। अब देखिए, अब यहाँ फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हो गया। अब इसका है फर्स्ट बुक। तो भाई फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूकस पैसियोली है, तो इनका कौन सा बुक पहले लॉन्च किए थे? फर्स्ट बुक का नाम ये भी डीडीयू में पूछ चुका है, ठीक है। इस फर्स्ट बुक क्या है? डी कंप्यूटर सेट स्क्रैचरीज, ठीक। और बिलोंग फ्रॉम, यानी जो ये है लूकस पैसियोली कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली, वेनिस में। अब लिख दिया गया, जैसे मान लीजिए फादर ऑफ डबल एंट्री बिलोंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या तो लूकस पैसियोली बिलोंग फ्रॉम, जैसे इटली दे दिया, और या तो मुंबई दे दिया, दिल्ली दे दिया, और कुछ दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, तो आप लोग क्या लगाओगे? इटली, वेनिस लगाओगे, ठीक। और उसके बाद मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। अब किस पे आते हैं? बुक कीपिंग पे आते हैं, ठीक है। तो अब बुक कीपिंग जो है, ध्यान से देखिएगा, बुक कीपिंग उसे कहा जाता है, बुक कीपिंग आर्ट एंड साइंस बोथ होता है, और ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बुक में क्या किया जाता है? एक सिस्टमेटिक मैनर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। हम इसलिए बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि जैसे देखो, ह्यूमन का नेचर होता है किसी भी चीज़ को भूलना, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है याद रखें, इसीलिए बुक कीपिंग बना दिया गया है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ताकि हमें याद रहे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी बुक कीपिंग में केवल बिजनेस का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, घरेलू खर्चा नहीं। ऐसे नहीं गए सब्जी खरीदे, ठीक है, और कहीं दोस्तों के साथ खर्चा कर दिए, वो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद देखते हैं, इंक्लूडिंग इन बुक कीपिंग। जैसे बुक कीपिंग में कौन कौन से काम इंक्लूड होते हैं? पहला जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे देखो, अगर तुम्हें बना दिया गया बुक कीपर बना दिया गया, जूनियर स्टाफ, जूनियर अकाउंटेंट बना दिया गया कि भैया जाओ तुम इस कंपनी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, पहचान करोगे, क्या मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं, क्या इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन है कि नहीं। अगर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है
तो उसके बाद क्या करोगे, उसे मनी में मेजर करोगे कि भैया ये जो भी सामान है क्या हम मनी में मेजर कर लेते हैं कि नहीं, और वही ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होता है जो मनी में ट्रांजेक्शन हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और रिकॉर्ड इन जर्नल, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन यानी लेजर बनाते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं यानी लेजर बनाते हैं। और ये जो भी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड इन जर्नल और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये कौन करते हैं, ये काम जो है जूनियर स्टाफ का काम है। ये किसका है, जूनियर, जो भी बुक कीपिंग का काम करता है। पूछा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में पूछा है बुक कीपर को क्या बोला जाता है, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है, जूनियर एंड सीनियर, नन ऑफ दिस। तो आप लोग क्या बताएंगे, जूनियर अकाउंटेंट या तो स्टाफ बोला जाता है, राइट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अकाउंटेंसी का बुक है। अकाउंटेंसी मीन्स कुछ होता नहीं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हम उस बुक में से हम लोग पूरे साल, बताइए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं। उस रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो और फाइनल अकाउंट बनाते हो। तो यानी जो भी रूल एंड रेगुलेशन, जैसे तुम पढ़े हो कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, तो ये कहाँ से पढ़े हो, अकाउंटेंसी में पढ़े हो। इन नॉलेज है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। तो देखिए, इट रिफर सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग विथ प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी अकाउंटेंसी उसे कहा जाता है जो अकाउंटिंग करने का है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रिंसिपल होता है और एक टेक्निक होता है। सब कोई नहीं अकाउंटेंसी कर सकता है, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ता है, तब हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं। अब कहते हो ना सर बहुत तेज क्वेश्चन लगाते हैं, तो सर अकाउंटेंसी पढ़े हैं तब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अगर अकाउंटेंसी नहीं पढ़े होते, यानी हम पढ़े हैं, प्रिंसिपल को पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी को पढ़े हैं, तभी तो क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अब देखो, जितनी अकाउंटेंसी में रूल एंड रेगुलेशन यानी सिस्टमेटिक में जो हम प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी स्टडी किए हैं, उसको हम प्रैक्टिकली जब अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, अकाउंटिंग। अब देखो, जो भी क्लासीफाई तक काम हो रहा था वो किसमें जाएगा, बुक कीपिंग में। उसके बाद समराइजेशन का काम आता है। किसका आता है, समराइजिंग करते हैं, यानी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब देखो, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। हाँ, अकाउंटिंग देखते हैं। नियर एवरी बिजनेस एज अ अकाउंटिंग सिस्टम इन मीन्स ऑफ समराइजेशन, एनालाइसिंग एंड रिपोर्टिंग मॉनेटरी टर्म्स इनटू अबाउट बिजनेस। देखो, यानी जो भी हमारा क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन होता है उसे समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं, यानी जो भी हमारे डेटा को जिसको ज़रूरत होता है उसको हम लोग इंटरप्रेट कर देते हैं, उसको दे देते हैं, ठीक है। वो लोग जैसे इन्वेस्टर होते हैं, हमारे शेयर होल्डर होते हैं, तो हमारे डेटा को उनकी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट होता है, एम्प्लॉय होती है, तो वो लोग देख लेते हैं, ठीक। अब इसमें अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये चीज़ें देखते हैं। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एनालाइसिंग, कम्युनिकेटिंग, और जो अकाउंटिंग का जो काम करता है उसे बोला जाता है सीनियर स्टाफ। क्या बोला जाता है, सीनियर स्टाफ, ठीक है। इसे तुम बुक कीपिंग को बोल सकते हो प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग को बोल सकते हो सेकेंडरी स्टेज, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि अच्छा नंबर आए, ठीक है, जल्दी से पैसा अर्निंग करने लगे। तो ऐसे ही क्या होता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब 4 दे देगा, अब उसमें से कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पता रहेगा, तभी उसे क्या लगाओगे, तुम ट्रिक लगाओगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी जो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा कोई नहीं है कि सब कोई ये अकाउंटिंग कर लेगा। जो अकाउंटेंसी को पढ़ा रहेगा वही क्या करेगा, अकाउंटिंग करेगा, वही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद समराइजिंग करना, लेजर बनाना, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है,
एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है। और उसके बाद टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो अकाउंटिंग में होता है इसी में प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी अकाउंटिंग के ही थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता करने के लिए। सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाते हो, क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। जो तुम लोगों का कभी बैलेंस शीट क्या होता था, मैच नहीं करता था, एसेट्स का मैच करता था तो लायबिलिटी का नहीं, लायबिलिटी का मैच करता था एसेट्स का नहीं, तो वो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सर्टेन बिजनेस प्रोग्रेस, भाई देखो अकाउंटिंग करोगे, बुक को मेंटेन रखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किया तो कितना किया, नहीं किया तो कितना नहीं किया, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों का एक स्लॉट हो गया। अब फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह क्या है, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो अकाउंटिंग साइकिल जिसे बोला जाता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें देखो एक सिस्टम होता है, जैसे ये नहीं, जैसे या जैसे मान लो तो हर एक चीज़ का क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। वैसे ही अकाउंटिंग करने का ये क्या बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया। उसी सिस्टम के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तुम अगर कभी भी अकाउंटेंट बनते हो, सबसे पहले बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय तुम आइडेंटिफाई करोगे कि भैया ये व्यापार का ट्रांजैक्शन है कि नहीं। अगर व्यापार का ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करोगे। अब रिकॉर्ड इन जर्नल, देखो यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इधर किए हैं रिकॉर्ड इन जर्नल। अगर तुम्हारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन है तो उसे जर्नल में क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद जानते हो ना लेजर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा लेजर तुम लोग 11th में पढ़े थे जो बनाना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब इसके बाद लेजर के बाद क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो हम लोग ये याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। जो खूब लेजर बनाते थे 5-6 पेज में, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस 1 पेज में हम लोगों का हो जाता था। और उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या पता करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता करते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। बैलेंस शीट से क्या पता करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। तो अब यहाँ पे देखो कई बार ये पूछ चुका है कि ये क्या बैलेंस शीट जो है क्या अकाउंट है, नहीं, याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों क्या है, अकाउंट। दिस इज अकाउंट, यह क्या है, अकाउंट है, जिसे इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हो। और इसके बाद जो बैलेंस शीट है यह अकाउंट नहीं है, दिस इज स्टेटमेंट, यह क्या है, स्टेटमेंट है। और उसको सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को दे देगा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, जैसे मान लो दे देगा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके बाद कुछ और दे देगा, ठीक है, नन ऑफ दिस ए एंड बी बोथ करके दे देगा। तो अब इसमें से अगर 5 तुमको याद रहेगा तभी उसमें क्या करोगे तुम, और ऑप्शन को ट्रिक कर पाओगे। अब देखो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा देखो अभी तक जो चीज़ें तुम लोग पढ़े हो क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया केवल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और बिजनेस में जो भी खर्चा होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर में हम पता कर लेते हैं मेरा प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, वो क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी तुम लोग 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, तो कहीं सामान बनाने की बात आई नहीं, कहीं गुड्स को प्रोडक्शन करने की बात आई नहीं आई, सब जगह बेच रहा था, खरीद रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, लॉस होता केवल वही। तो यानी उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और तुम लोग पढ़ोगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे भी, एक मोटा सा बुक हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। मोटा नहीं पतला होगा, ठीक है, डरा मत तुम लोग, बहुत आसान रहेगा, जो बहुत ट्रिक में हम बताते हैं, राइट। तो फिर देखो कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग तुम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये होगा टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, टू डिटर्मिनेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें जब आएगी तो ये इंडस्ट्री लेवल पे चला गया, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होता है जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन की बात होती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर को प्रोडक्शन करने में एक मार्कर का कॉस्ट कितना लगा होगा। अब यहाँ पे जो भी अप्लाई होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी जहाँ पर भी टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, टू डिटर्मिनेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, वो कहाँ पर, उसे क्या बोला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो अकाउंटिंग अप्लाई किया जाता है उसे कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक।
अब इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जानते हो, जितना बिजनेस के ट्रांजेक्शन होता है सारे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है, कहा जाता है। और मैनेजमेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना रहता है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना होता है, तो उसी से मैनेजमेंट क्या करता है? देख लेता है। यानी बिजनेस के जितने ट्रांजेक्शन होता है सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है, उसी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या बोला जाता है? ये भी तुम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ोगे। टैक्स तुम लोग बहुत सुने होगे। टैक्स दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो भी ये टैक्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है, ठीक है। लेकिन तुम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग किया जाता है इसमें। जैसे हमारा इतना इनकम हुआ है 1 साल का, तो उस पर कितना % टैक्स देना है, तो किस में आ जाएगा? टैक्स अकाउंटिंग में आ जाएगा, ठीक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो कुछ सोशल के लिए क्या करती है? वो एक्सपेंडिचर करती है, उसकी सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। अब आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें तुम लोग क्या करना है? याद रखना। तब भी एक देखो, मेरी गारंटी, हम गारंटी दे रहे हैं, अगर जितनी टॉपिक हम बता देंगे तुम लोगों को अकाउंट में, उतना ही से आना है। अगर तुम लोग पढ़ लिए तो समझ लो हो जाएगा, ठीक है। जहाँ चाहोगे वहाँ एडमिशन हो जाएगा। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया, अकाउंटिंग में जो भी बुक्स मेंटेन किए हो उसे कौन कौन यूज़ करेगा। तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र का मतलब ये हो गया डायरेक्ट यूज़र्स होते हैं, यानी इंटरनली, जैसे मैनेजमेंट हो गया, हर एक चीज़ें देखता है, ठीक है। और बिज़नेस का ओनर हो गया। अब बिज़नेस का ओनर इस अकाउंटिंग को क्यों यूज़ करेगा? भाई कैपिटल लगाता है, यानी भाई बिज़नेस किस तरीके से रन कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है, सही से रन कर रहा है कि नहीं, भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना देखना। तो ओनर, मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है, पॉलिसी बनाना है, तो मैनेजमेंट भी क्या करेगा? उसे अकाउंटिंग को यूज़ करेगा। इसे ये दोनों इंटरनल होता है, याद रखिएगा। ओनर और मैनेजमेंट दोनों इंटरनल यूज़र। और एक्सटर्नल यूज़र उसे बोला जाता है जो ये होता है, ये इंटरनली नहीं होता है, ठीक है। यानी इंटरनली नहीं होता है, एक्सटर्नली होता है, रिलेटेड टू एक्सटर्नल। जैसे गवर्नमेंट हमारे कंपनी में थोड़ी होता है, ठीक है। वो एक्सटर्नल गवर्नमेंट होता है, इन्वेस्टर होता है, क्रेडिटर होता है, एम्प्लॉय होता है। और उसको फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, पूछा है कई बार। अब फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी ट्रांजैक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे कंप्लीट रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और सिस्टमेटिक मैनर में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू पार्टी। देखो हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, बुक मेंटेन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने बुक को जो जिस पार्टी को ज़रूरत है उसको हम लोग कम्युनिकेट यानी दे देते हैं कि भैया देख लो ये मेरा बुक है। अब इसके बाद प्रोटेक्टिंग द एसेट्स, यानी एसेट्स को बचाव करता है। जैसे देखो बैंक में पैसा जमा कर दिया, हमेशा निकाल रहे हो, जमा कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है कि हमारे बैंक में कितना है, तो जब रिकॉर्ड करोगे तभी तो वो क्या होगा, पता चलेगा, ठीक है। एसेट्स है, अब उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितना नहीं लगा, तो अगर उसे रिकॉर्ड करोगे तो तभी तो तुम्हारा एसेट्स बचेगा। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में पैसा है, खर्चा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भैया कितना हमारे जेब में पैसा बचा? उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एसेट्स को बचाव करते। जैसे मान लो 1 महीने में तुम 2000 खर्चा कर दी, तुमको नहीं लगा कि हम बहुत खर्चा कर दिए 2000, तो उसे क्या करना चाहिए? हमें बचाव करना चाहिए। तो रिकॉर्ड करोगे तो तभी तो ऐसा सोचोगे। तो फिर आता है फिक्सिंग फॉर लीगल नीड्स। जैसे देखो अकाउंटिंग जो भी होता है, हमें गवर्नमेंट को अपना, अगर कभी भी कोई केस डिस्प्यूट हो जाता है, उसके लिए टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, तो अपने अकाउंटिंग को हम लोग गवर्नमेंट को दिखाते हैं। लीगल जो भी नीड्स होता है उसे भी पूरा हो जाता है। अब इसका फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारा कई डिपार्टमेंट है, मान लो हमारा कंपनी है, 3 कंपनी है, तीनों कंपनी को क्या करेंगे? एक फिक्सिंग कर देंगे, सब जगह अकाउंटिंग लिख देंगे। अब एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कहाँ पर हमें अकाउंटिंग काम आता है वो चीज़ें देखते हैं। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट बिजनेस। भाई देखो हम क्या बताएं, मैनेजमेंट बिजनेस के लिए अगर एक मैनेजमेंट को तुम घर पे बैठा दो, जैसे देखो घर में मान लो तुम्हारी फैमिली में जो भी करता होता है वो सारे खर्चा करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं। अगर उनको पता ही ना रहे कि कहाँ पे किस जगह कितना खर्चा हो रहा है, किसका कितना फीस देना है, कितना मार्केट करना है, तो क्या वो पैसे को हिसाब रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे।
यानी A to Z उनको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब उनको पता करना पड़ेगा इस महीने यहाँ पर खर्चा होने वाला है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग की बहुत नीड होती है, हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग करने में, कोई नई पॉलिसी बनाने में, कोई न्यू बिजनेस, कोई मशीन पर एक्सपेंडिचर करने, मशीन खरीदने में, ये सब सारी चीज़ें काम आती हैं। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, भाई देखो इसमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है एक सिस्टमेटिक मैनर में। और उसको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये भी हमें क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है। इनेबल कंपैरेटिव स्टडी, देखो इस साल का तुम अकाउंटिंग रखे हो, पिछले साल का रखे हो, तो तुम चाहो तो दोनों साल में कंपेयर कर सको कि पहले मेरा सेल कितना हुआ, इस साल कितना सेल हुआ, पहले मेरा डेटर कितना था, इस समय डेटर कितना हुआ। ठीक, अब इसके बाद एविडेंस लीगल मैटर, कभी लीगली मैटर आ गया तो उसे तुम्हारा अगर बुक है तुम्हारे पास तो एविडेंस के रूप में रख सकते हो। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, भाई देखो अगर तुम किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हो तो तुम्हें बैंक तो देगा नहीं लोन, ठीक है, तो कुछ तुम्हारा बुक देखेगा कि भैया कितना ट्रांजैक्शन किए हो, कैसे क्या किए हो, कितने का तुम्हारा टर्नओवर है, उसके हिसाब से तुम्हें लोन देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का इतना टॉपिक हो गया। जल्दी से आप लोग नोट्स कीजिए इसको, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं लिए होंगे। तो फिर ये जो टॉपिक है तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, जितनी सारी ये चीज़ें हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे। पहले तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट करा देते हैं, एक वीडियो में कॉन्सेप्ट जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जब तक कि आप लोग कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर टेलीग्राम में आप लोग अकाउंटेंसी गुरु सर्च करिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें ज़रूर याद करिए। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक 11 तक हो गया था और 12 जो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कहाँ पे अकाउंटिंग फेल हो जाता है, ठीक है, वहाँ काम नहीं करता है। पहला है इन्फ्लुएंस बाय पर्सन जजमेंट, यानी इन्फ्लुएंस बाय पर्सन जजमेंट, कभी कभी ये क्या हो जाए, कोई भी पर्सन जैसे जजमेंट लेता है वो फेल हो जाता है कभी कभी। अब इसमें क्या क्या फेल होता है, अब ये चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बना लिया जाता है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कभी कभी जितना हो सकता है हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाए हैं, क्या उतना प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स फ्यूचर में एग्जैक्ट मतलब बैड डेट्स होता है, नहीं होता है। हम लोग डेप्रिसिएशन जैसे, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाए, पर्सनल जजमेंट क्या होता है वो गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन अगर हमें चार्ज करना है 10%, अलग अलग लोगों से हम पूछे तो अलग अलग अपना सब लोग ओपिनियन देंगे, बट इसीलिए यहाँ पर्सनल जजमेंट हम लोगों का क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर सेकंड पर आते हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन। यहाँ पे बेस ऑफ जो भी हम लोग रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक उसका कन्वेंशन होता है। ठीक है, अगर कुछ हट के हम काम करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग हम लोगों का क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, भाई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता ही है। जैसे मान लीजिए हम किसी से गुड्स किसी को सेल किए हैं, उसके बदले में हमको पैसा नहीं दिया अभी अगला इंसान, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक वो पैसा नहीं देगा भैया इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन है ही। तो अब हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तभी आएगा भाई अपने बिज़नेस को हम लोग क्या करें, क्लोज डाउन करें, तब हमारे बिज़नेस का कंप्लीट हो जाएगा, वो पैसा आने वाला तो आएगा, अगर नहीं आएगा तो इसीलिए इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, ओमिशन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, देखो ये जो अकाउंटिंग होता है केवल क्वांटिटेटिव इसमें रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव नहीं। अगर कह दिए तुम बहुत अच्छे हो, क्वालिटी अच्छा है, ये एम्प्लॉय अच्छा है, वो सब ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वहाँ पर भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि भैया ये बहुत ईमानदार हैं। ठीक है, तो वो सब ये चीज़ें नहीं रिकॉर्ड होता है वहाँ पर भी। हिस्टोरिकल कॉस्ट आप जानते हैं, कोई भी चीज़ें पहले खर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जैसे चेतक स्कूटर आप खरीदे थे 10,000 का, उसका दाम आज के समय में कितना है, 25,000 हो गया। अगर नहीं 25,000 नहीं हो गया, मेरे कहने का मतलब ये समझना कि 10,000 का तुम चेतक स्कूटर खरीदे थे, आज बेचोगे तो 12,000 में बिकेगा। तो भैया तुम 12,000 अपने बुक में नहीं दिखा सकते, वही 10,000 लेकर तुम क्या करोगे, ढोओगे। ठीक है,
तो यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पर भी तो जैसे मान लो 12,000, अभी 12,000 हमें शो करना चाहिए ना, उसका कॉस्ट 12,000 हो गया तो, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट वही पुराने कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, परंपरा के आधार पे ढोते रहते हैं। अफेक्टिंग बाय विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टिंग बाय विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन होता है ज़्यादा दिखा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिखा देते हैं, जैसे ज़्यादा दिखाने से क्या होता है, हमें लोन वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग दिखाकर उसे अपना एक्सेस एसेट्स दिखा देते हैं। विंडो ड्रेसिंग हो गया। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, जैसे हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन पास्ट का रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेसिस पे एग्जैक्ट हम लोग फोरकास्टिंग कोई नई फोरकास्टिंग एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम मान लिए कि पिछले 10 सालों में हमारा 10-10 लाख का टर्नओवर पूरे एक साल में हुआ था, तो क्या नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्टिंग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो, ठीक, तो वहाँ पर भी फेल हो जाता है। अब इसका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आप लोगों को दे देगा कि किस प्राइस पे किया जाता है, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, यानी जो दोनों में कम होता है उसी पर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर देखिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जानते हैं आप लोग, मतलब यूनिफॉर्म रूल बनाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना दिया गया कि हर लोग, जो भी इंसान अकाउंटिंग में रहकर काम करेंगे वही प्रिंसिपल अप्लाई करके काम करेंगे, नहीं तो हम दूसरे तरह अकाउंटिंग करेंगे, वो दूसरे तरह करेंगे, वो दूसरे तरह करेंगे, जो उसका कम्युनिकेटर रहेगा, उसका समझने वाला रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा। अगर प्रिंसिपल सारे का एक ही रहे तो यूनिफॉर्म रहेगा, हर कोई इंसान जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो हम पढ़े हैं तो हम आसानी समझ लेंगे। ऐसा नहीं हम दूसरे तरह, वो दूसरे तरह, वो दूसरे तरह न करने के वजह से एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना दिया गया। तो अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एजम्पशन, ठीक है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब परंपरा के आधार पर ये चलता आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कन्वेंशन लिखे हैं, यहाँ पे कन्वेंशन 3 है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब यही जो परंपरा के आधार पर पहले से हम लोग चलते आ गए हैं पढ़ते हुए। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर एक आता है हमारे बिजनेस में, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे क्या कर दीजिए, रिकॉर्ड करिए, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसे रिकॉर्ड करिए, ठीक है। अब मटेरियलिटी कन्वेंशन एक आता है कि हमारे बिजनेस के जो भी मटेरियलिटी है, यानी जो ज़रूरत है, जो नेसेसरी है, वही ट्रांजैक्शन क्या करिए, रिकॉर्ड करिए। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों का 10 रुपये गिर गया तो आप लोग 10 रुपये झुक कर उठा लेंगे। अगर मान लीजिए धीरू भाई अंबानी का 10 रुपये गिर गया, वो नहीं उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए इमटेरियलिटी है, वो आवश्यकता नहीं है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। तो वैसे यानी यहाँ पर मटेरियलिटी कौन से कन्वेंशन एक आता है, जो आपको नेसेसरी हो वही ट्रांजैक्शन क्या करिए, बुक में रिकॉर्ड करिए। और कंजर्वेटिव्स में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एक आता है, कंजर्वेटिव्स में ये सब कोई अप्लाई करता है। जैसे अगर फ्यूचर में मानकर चला जाता है कि लॉस होता है, ठीक है, कभी कभी ये माना जाता है फ्यूचर में लॉस भी मानकर चला जाता है, एक आता है कि लॉस मानकर चला जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाते, क्या बैड डेट्स तो नहीं हुआ होता ना पहले, लेकिन उतना लॉस मान लेते, प्रोविजन फॉर बैड एंड प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन बना लेते। तो अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार पूछ चुका है, जो भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाए किस कन्वेंशन के बेसिस पर बनाया जाता है, फुल डिस्क्लोजर देगा, मटेरियलिटी दे देगा, और उसको कंजर्वेटिव्स में या प्रूडेंस दे देगा, नन ऑफ दिस लिख देगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, कंजर्वेटिव्स में, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट हम लोगों का 11 तरीके का है, ठीक। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक आता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, और बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एक आता है जो एक साल अपने बिजनेस में तुम रूल अप्लाई कर दीजिए, उसे हमेशा रूल क्या करते रहो, अप्लाई करते रहो। अगर 10% डिप्रिसिएशन तुम लगा दिए तो एवरी ईच ईयर अपने एसेट्स पे 10% डिप्रिसिएशन लगाते चलो। और हाँ, उस एक शर्त में तुम चेंज हो सकता है, जब कॉन्सेप्ट में कोई अमेंडमेंट आ जाए, या तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चेंज किया जाए, या तो उस रूल को बदलने से तुम्हारे बिजनेस का बेनिफिट है, तब तुम उस चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक आता है कि यानी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन हो वो भी रिकॉर्ड करो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी क्या करो, रिकॉर्ड करो। बिजनेस एंटिटी ये इम्पॉर्टेंट है,
ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। बिजनेस एंटिटी जानते हैं आप लोग, बिजनेस का जो भी ओनर होता है और बिजनेस होता है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो बिजनेस का जो कैपिटल होता है वो लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, बिजनेस एंटिटी के बेसिस पर। अगर मान लो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, अगर बिजनेस में पैसा लगा दिए तो हमारे लिए एसेट बन गया, उनके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया। उनके लिए जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो फॉर्म के बुक में करते हैं, अपने बुक में नहीं, इसीलिए कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट उसे कहा जाता है जो जिस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकते हो वही ट्रांजैक्शन क्या करो, रिकॉर्ड करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ में जैसे मान लो धोखा मिल गया तो वो मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, कोई 2 थप्पड़ मार दिया, मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते हो तो बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर कर सको। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट उसे कहा जाता है जिस प्राइस पे हम लोग किसी भी एसेट्स को परचेस करते हैं उसी प्राइस को अपने बुक में दिखाते रहते। भले ही जैसे मान लो पिछले साल हम 10,000 का कोई सामान खरीदें, वो 10,000 के आने वाले समय तक 10,000 दिखाते रहेंगे, भले ही उसका दाम बढ़ जाए, ठीक। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी पूछ चुका है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे है, यानी डुअल एस्पेक्ट हर एक ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ये किसके बेस पे, डबल एंट्री सिस्टम इसी के बेस पर है। ये भी पूछ चुका है, डबल एंट्री सिस्टम किसके बेस पर है, डुअल एस्पेक्ट। और रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि अगर जैसे मान लो हम किसी को आज 10 तारीख है, 10 तारीख को किसी को गुड सेल कर दिए 50,000 का, तो वो ट्रांजैक्शन आज और पैसा वो नहीं दिया है, 50,000 का हम बेच दिए, उसके बदले में अभी पैसा नहीं दिया है, 10 दिन बाद देगा, 20 तारीख को देगा। 10 तारीख को सेल किए हैं और 20 तारीख को पैसा देगा। तो अभी बताइए 50,000 का ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड होगा या 20 तारीख को रिकॉर्ड होगा, आज ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि हम रेवेन्यू मान लिए उसको आज ही रिकॉर्ड कर देंगे। वही रिकग्निशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस दिन तुम सामान को बेचो उसी दिन क्या करो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो। अब यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यानी जितना भी तुम्हारा रेवेन्यू होता है उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दो तो तुम्हारा प्रॉफिट, यानी मैचिंग कॉस्ट तुम्हारा प्रॉफिट बताता है, ठीक। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक प्रूफ होता है, जैसे इनवाइस होता है वो रखा जाता है, कैश मेमो रखा जाता है और बिल रखा जाता है, ताकि हम लोग जैसे ये सब इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी प्राइस हो कंसिस्टेंसी में रखा जाए, मतलब एक प्रूफ के लिए एक बिल वगैरह हम रखते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जैसे मान लीजिए अगर हर एक व्यापारी, हर एक बिजनेसमैन का ये होता है कि हम प्रॉफिट कितना कमाए, मेरा कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि 2012 में बिजनेस खुला, 2020 में क्लोज होगा तभी प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। इसके बीच में एक मानक मान लिए कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च एक अकाउंटिंग ईयर होता है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये कौन किया, ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट किया, ठीक है। तुम कुछ भी मान सकते हो, 6 मंथली मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो भी हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं ईयरली माना जाता है। अब बेस ऑफ अकाउंटिंग करने का 2 मेथड है। एक कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब उस बिज़नेस में केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, और अक्रूवल बेसिस का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी और कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगा। अब इसके बाद देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये यूपी बोर्ड वाले नहीं पढ़े होंगे बट सीबीएसई आईएससी बोर्ड वाले पढ़े हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो इसमें 3 इक्वेशन जो लिखे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी सही है, और लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये भी सही है। ये 3 इक्वेशन सही है। ये 3 एक और 4 इक्वेशन बना कर दे देगा, और उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा इक्वेशन रॉन्ग है, कौन सा सही है, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। और ये भी हाँ, ये इक्वेशन जो बना हुआ है ये किसके डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बना है ये भी। तो देखिए एक एसेट्स हो गया और एक लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में जानते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। जैसे आप लोग देखिए
डबल एंट्री सिस्टम यानी एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू पार्टी, वन डेबिट एंड अनदर क्रेडिट। तो ये हम लोगों का डबल एंट्री सिस्टम हो गया, यानी टू एस्पेक्ट हमेशा होगा। अब आते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट अकाउंटेंसी। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट अकाउंटेंसी, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट अकाउंटेंसी का मतलब ये होगा हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, उस एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, उसमें क्वांटिटी हुआ, कितने का प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, सारा उसका डिटेल्स उसमें लिख लेते हैं, वही क्या बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लीजिए इसको। दीज डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट रिकॉर्डेड अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सामान बेच रहा है, बिजनेस का डिटेल्स नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, सच एज डॉक्यूमेंट डेटा हो, यानी एक तरीके का डॉक्यूमेंट डेटा तैयार हो जाता है, किसको बेच रहे हैं, कितना डिस्काउंट है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है। तो अब देखो, अब छोटा सा एग्जांपल है, इसमें क्या क्या आ जाता है। कैश मेमो का नाम सुने ही हो, अगर तुम किसी को सामान बेचते हो कैश पे तो कैश मेमो बना कर देते हो। इनवाइस जानते हो, और या तो बिल, इनवाइस या तो बिल। किसी को क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हो तो तुम इनवाइस बना कर देते हो। और रिसिप्ट जानते हो, किसी से पैसा रिसीव करते हो तो रिसिप्ट बना के उनको देते हो। और डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब परचेस किए हो गुड्स, रिटर्न कर रहे हो तो कुछ डेबिट नोट तुम बना के देते हो। क्रेडिट नोट सेल किए हो, उसके बदले में गुड्स रिटर्न आ रहा है। और उसके बाद पे इन स्लिप, बैंक में जाते हो पैसा जमा करते हो तो छोटा सा टुकड़ा तुमको दे देता है, उसी को पे इन स्लिप बोला जाता है। चेक जानते हो, एक पर्टिकुलर बैंक पे लिखा जाता है। तो अब मीनिंग ऑफ वाउचर, वाउचर क्या होता है, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को एक वाउचर में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब उस वाउचर के थ्रू हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है मीनिंग ऑफ वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इंटर आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर, यानी जो भी ये हम लोगों का डॉक्यूमेंट होता है उसे वाउचर में रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद वाउचर के थ्रू कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डेड इन जर्नल, यानी जर्नल में तुम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर। वाउचर दो तरीके का होता है, कैश वाउचर, नॉन वाउचर। कैश वाउचर में क्या, कैश रिसीव वाउचर होता है, कैश पेमेंट वाउचर। कैश रिसीव वाउचर में जितना तुम कैश ट्रांजैक्शन रिसीव करोगे, जैसे गुड सेल किए, एसेट सेल किए, ठीक है, कमीशन रिसीव किए, रेंट रिसीव किए, वो सब सारी चीज़ें। और पेमेंट में जैसे एसेट्स परचेस किए, गुड्स परचेस किए, इंश्योरेंस दिए, सैलरी दिए, रेंट दिए। और नॉन कैश में क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे गुड्स क्रेडिट पर परचेस हुआ, गुड्स क्रेडिट पे सेल हुआ, एसेट्स क्रेडिट पे परचेस हुआ, एसेट्स क्रेडिट पे सेल हुआ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब सारी चीज़ें इसमें आता है। तो आप लोग इतनी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पर नेक्स्ट जो आएगा वीडियो, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें, उसमें सारी क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है।